अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू जिंदगी के मुद्दे। इस सीरीज की पहली वीडियो में हमने जो है वो बात की थी इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए, आपको क्या सही एज है इन्वेस्टमेंट करने की, किन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है और कैसे की जा सकती है। और उसमें फिर हमने बताया था कि अगली वीडियो में हम वन बाय वन जो है वो इन टॉपिक्स को कुछ को कवर करेंगे। इस वीडियो में हम जो है वो बात करेंगे जो बेसिक्स हैं, जो फंडामेंटल्स हैं इन्वेस्टमेंट की, स्टॉक्स की और क्रिप्टो की। ठीक है, कि जो आपकी बेसिक टर्म्स यूज होती हैं वो क्या है, उनका मतलब क्या है और किस तरह से आप उन्हें जो है वो अपना बेसिक एनालिसिस वगैरह करने में जो है वो यूज कर सकते हैं। और थोड़ा सा लास्ट वीडियो में हमने ये भी बात की थी, इस वीडियो में जरा ज्यादा डिटेल में देखेंगे कि वो एनालिसिस करना जरूरी क्यों है। ठीक है, मिसाल के तौर पर बजाय इसके कि कुछ आपने यूट्यूबर्स को देखा जिन्होंने कहा जी ये स्टॉक ले लो, ये कॉइन ले लो, और आपने जनाब साहब ले लिया, आपने कोई रिसर्च नहीं की, तो उससे अक्सर क्या होता है कि जो है नए इन्वेस्टर्स उनके पैसे डूब जाते हैं, वो जो है और ज्यादा डिस्करेज हो जाते हैं, डिसहार्ड हो जाते हैं और वो आगे फर्दर इन्वेस्टमेंट्स वगैरह जो है वो नहीं करते। तो इस हवाले से जो है वो बात करते हैं, रिजवान से पूछते हैं कि आप बताएं कि जो है वो क्या एनालिसिस की टाइप्स हैं, क्या एनालिसिस होता है और ये एनालिसिस क्यों करना होता है हमने। बहुत बहुत शुक्रिया आदिल, ये सेशन अरेंज करने का। और बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया आपने फंडामेंटल एनालिसिस का। इसको मैं थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करता हूँ कि पहले फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस में फ़र्क क्या होता है। हम्म। आमतौर पे जो डे ट्रेडर्स होते हैं वो टेक्निकल एनालिसिस पे ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं कि मुझे एग्जिट कब करना है, मुझे एंटर कब होना है मार्केट में। तो वो मोस्टली शॉर्ट टर्म गेन्स को फोकस कर रहे होते हैं और उनका मकसद ये होता है कि 2 दिन 3 दिन 1 दिन के अंदर जितना भी वो गेन ले सकते हैं मार्केट से छोटा मोटा वो ले लें और एग्जिट कर जाएं। तो उसके लिए वो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं जिसके अंदर वो कैंडलस्टिक्स के जो चार्ट्स होते हैं उनको रीड करते हैं, टेक्निकल इंडिकेटर्स जिसके अंदर मूविंग एवरेजेस आरएसआई तो वो रीड कर रहे होते हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है उसके लिए टेक्निकल एनालिसिस उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। वो ज़्यादातर फंडामेंटल एनालिसिस पे फोकस कर रहा होता है। और फंडामेंटल एनालिसिस से हमारी मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल हम ये कोशिश करते हैं जानने की कि यार ये बिजनेस मॉडल है क्या, हम्म। ये जो कंपनी है ये इसकी वैल्यूज क्या हैं, इसकी मैनेजमेंट में कौन से बंदे हैं, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना स्पेंड करते हैं, और इसकी ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स इसकी ग्रोथ के क्या चांसेस हैं। हम्म। क्योंकि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसा हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि वी वांट टू यूज आवर मनी टू मेक मोर मनी। श्योर। तो हम चाहेंगे कि कंपनी अगर ग्रो करती है, वो क्वाइन की यूटिलिटीज अगर ज्यादा से ज्यादा होती हैं, तो हमारा जो एसेट है उसकी भी वैल्यू बढ़ती रहेगी। तो इसीलिए फंडामेंटल्स के अंदर हम ये चीजें देख रहे होते हैं। और फंडामेंटल एनालिसिस इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको याद होगा, अगर क्रिप्टो की बात करें हम, तो क्रिप्टो के अंदर एक स्कैम हुआ था वन कॉइन के नाम से। बिल्कुल। बिल्कुल, और उसके अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर्स लोगों के जाया हुए थे। हम्म। और वो उसका रीजन ही यह था कि जो लोग जो बिल्कुल नए हैं क्रिप्टो स्पेस के अंदर, उन्होंने बगैर किसी फंडामेंटल एनालिसिस किए उस कॉइन के अंदर पैसे इन्वेस्ट करना शुरू कर हम्म। दिए थे। और उनको, चूंकि उनको वो टेक्नोलॉजी समझ नहीं आ रही थी, उनको उस कॉइन की यूटिलिटीज ही समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए वो सिर्फ इस शौक में शायद वो पैसे इन्वेस्ट कर रहे थे कि शायद ये बिटकॉइन की तरह ही राइज करता जाएगा। ये डबल हो लेकिन जाएंगे, वो डबल शाह वाले चक्कर में। जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और फिर हमने देखा कि वो एक लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिप्टो स्कैम्स इन दिस वर्ल्ड। और उसकी वजह से, इसी तरह की चीजों की वजह से, थोड़ा सा कह लीजिए कि एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट रहा है कि क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करना, क्रिप्टो में डीलिंग करना। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें ऐसा ही है कि अगर मैं थोड़ा सा सम अप करूं इस सारी चीज को और जो मेरी अपनी भी अंडरस्टैंडिंग है, जो आपका बेसिक एनालिसिस है वो आपको बताता है कि आया एक बिजनेस जो है या एक कॉइन या कुछ भी जो भी है, वो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। ठीक है, मिसाल के हम्म। तौर पे आप देखते हो कि यार इनके फंडामेंटल्स तो बहुत स्ट्रांग है, सही है, मुझे नजर आ रहा है कि ये जो है बहुत अच्छा कल को कुछ कर सकते हैं, लेकिन इनकी प्राइस जो है वो शेयर की बहुत थोड़ी है, तो ये जो है अंडर वैल्यूड है, इधर जो है मिसाल के तौर पे इन्वेस्ट किया जा सकता है। या आप देखते हो कि यार खारी ये कुछ भी नहीं रहे, ठीक है, सिर्फ एक फैंसी सी वेबसाइट और बातें करे जा रहे हैं और सिर्फ हाइप बनी हुई है जिसकी वजह से प्राइस बहुत ज्यादा है, तो ये जो है ओवर वैल्यूड है। ठीक है, और वही जो आपने बिल्कुल सही बात की कि टेक्निकल एनालिसिस में मेनली आप प्राइस प्रिडिक्शन की तरफ जा रहे होते हो, एंट्री और
एग्जिट पॉइंट्स की तरफ जा रहे होते हो, उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता कि कंपनी क्या करती है ये वो, उन्होंने तो अभी जो है वो लेके घंटे बाद या 2 मिनट बाद या 2 दिन बाद बेच देना है, ठीक है। और वहां पे उनकी चले उस तरह से जो है ना वो हेल्प हो जाती है। अब होता क्या है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, हम मेनली ये सीरीज बना रहे हैं इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है, तो हम जो है वो इन्वेस्टर्स के लिए फंडामेंटल एनालिसिस पे ज्यादा फोकस करेंगे। और टेक्निकल वाले में वैसे भी ये मसला होता है कि उसमें मिसाल के तौर पे आप कह लें कि जो बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं उनकी डेडिकेटेड टीम्स हैं, उनके पास प्रॉपर अच्छे आईटी टूल्स हैं जिनके थ्रू वो सारा कुछ कर रहे हैं। जो आम बंदे हैं आपकी और हमारी तरह के हैं, वो तो वैसे भी उसमें बहुत ज्यादा काम नहीं कर सकते। हाँ, अगर कोई बंदा करना चाहता है तो बिल्कुल आप करें, लेकिन मोस्टली ये है कि अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस आमतौर पे कर लें तो आम बंदे के लिए वही बहुत होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो फंडामेंटल भी नहीं करते, ठीक है, वो सिर्फ इधर से सुना उधर से सुना और चलो जी इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो इसमें ये है कि अभी हम देख लेते हैं मिसाल के तौर पे कि फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो आप स्टॉक्स में कैसे कर सकते हैं और क्रिप्टो स्पेस में कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं जो है वो स्टॉक्स का थोड़ा सा बता देता हूँ, अगर रिजवान ये ठीक है आपके लिए, तो आप बाद में जो है क्रिप्टो को कवर कर दें, ठीक है। तो इसमें अगर हम स्टॉक्स की बात करते हैं, जैसे रिजवान ने पहले कहा है कि आपने अंडरस्टैंड करना है कंपनी को, कि कंपनी जो है वो क्या कंपनी है, क्या करती है। मिसाल के तौर पे आपने देखना है ये लोग कब इन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है, अभी तक इनकी क्या परफॉर्मेंस है, आगे इनके क्या विजन और गोल्स हैं, क्या ये अचीव करना चाह रहे हैं शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, और ये क्या एक्शंस ले रहे हैं उसे अचीव करने के लिए। मिसाल के तौर पे आप कह लें कि उनकी जो है एक बहुत अच्छी मैनेजमेंट टीम है, ठीक है, उनकी प्रोफाइल्स बहुत अच्छी हैं सारी मैनेजमेंट की, और उन्होंने प्रॉपर जो है वो कुछ प्लान्स बनाए हुए हैं जिनके कुछ जो है ना बेसिक वो शॉर्ट टर्म गोल्स नजर आए हैं उन प्लान्स के, कि यार इन्होंने कहा था हम 2 साल में ये करेंगे, पहले 6 माह में ये करेंगे, वो वाकई में इन्होंने किया है, ठीक है। तो वाकई में ये इस गोल को अचीव करेंगे, तो इसका मतलब है ये एक्शन ले रहे हैं इस डोमेन में। या लेट से अगर कोई कंपनी कहती है कि हम सस्टेनेबिलिटी के लिए, एनवायरमेंट के लिए कुछ करेंगे, ठीक है, और सिर्फ उनकी जो है ना वेबसाइट पे लिखा हुआ है कर वो कुछ भी नहीं रहे, ठीक है, तो ये आपने देखना है कि वेबसाइट पे चीज होने में या न्यूज में आने में और उनके एक्चुअली करने में बहुत फर्क है। तो फंडामेंटल एनालिसिस में आपने देखना है स्टॉक्स के हवाले से, कंपनीज के हवाले से, यार वो लोग कौन है जो कंपनी को रन कर रहे हैं, ठीक है, उनका कल्चर कैसा है, मिसाल के तौर पे लोगों की अंडरस्टैंडिंग या परसेप्शन कैसी है उस कंपनी को लेके, आया उनका अच्छा इमेज है, उनका बुरा इमेज है। ऑफ कोर्स आपने अक्सर देखा होगा जब कोई भी कंट्रोवर्सी होती है किसी कंपनी के बारे में, तो उसका अक्सर जो है वो शेयर नीचे गिर जाता है, क्योंकि ऑफ कोर्स जो है उसका इमेज इफेक्ट हो रहा होता है। तो ये सारी चीजें आपने एक तो जो है वो देखनी है। ये देखनी तो आसान है, आप ऑनलाइन देख सकते हैं, उनकी वेबसाइट्स वगैरह से आप जो है ना वो देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपने देखना है कि इनका ये जो अभी प्राइस है शेयर की, आया ये ठीक है या ये बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है। ये आप कैसे करते हो, ये आप करते हो कुछ बेसिक सिंपल चीजें इंफॉर्मेशन को यूज करके, ठीक है, जिसमें आपकी मिसाल के तौर पे कुछ फाइनेंस वगैरह से रिलेटेड जो है ना वो चीजें आ जाती हैं। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जितना इजीली मैं कोशिश करता हूँ कि बताने की, हो सकता है कि कुछ लोग आर्ग्यू करें कि नहीं यार ये तो इन्फॉर्मेशन गलत बताई है या पूरी नहीं बताई। वो इसी वजह से होगा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बिल्कुल जो है ना वो जैसे पहले कहा था मैंने वीडियोस में, कुछ मैं कहता रहता हूँ कि बेबी स्टेप्स में चीजों को कवर करने की। उसके बाद ऑफ कोर्स कुछ टॉपिक्स पे तो प्रॉपर 2-2 घंटे की भी डिस्कशन हो सकती है। तो उसमें यह है कि आप जो है वो कुछ टूल्स यूज कर सकते हो, जैसे याहू फाइनेंस है या जैसे मैक्रो ट्रेंड्स है, इस तरह की और भी काफी वेबसाइट्स हैं। आप सिंपल किसी भी जो है ना स्टॉक का नाम लिखें, आगे फंडामेंटल एनालिसिस ये वो लिखें, तो आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे। सालों साल डिफरेंट टूल्स मार्केट में आते रहते हैं, ठीक है। और वो टूल्स ये नहीं है कि वो की रॉकेट साइंस है, वो सिंपल सी जो है ना वो साइट्स हैं जहां से आपने बेसिक फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन उन कंपनीज की उठानी होती है। वो कंपनीज की वेबसाइट्स पे भी होती है, वो पब्लिश करते हैं, लेकिन वहां से उठानी जरा मुश्किल हो जाती है। इन टूल्स के थ्रू आपको सारी चीजें जो हैं एक ही टेबल में नजर आ जाती हैं। अब मिसाल के तौर पे जो है वो मैंने अपने सामने जो है ना वो इंफॉर्मेशन खोली हुई है, आप कह लें कि मैक्रो ट्रेंड्स पे जो है ना किसी एक कंपनी की, सही है। अब इसमें अगर मैं देखता हूँ, अगर मैं एप्पल की देखता हूँ, एप्पल का तो सबको आइडिया है, बहुत अच्छी उन्होंने ग्रोथ शो की है पिछले सारे जो है ना वो पिछले कुछ सालों में। तो अब अगर सबसे पहले तो मैं देखता हूँ इसमें जो है ना डिफरेंट किस्म की चीजें हैं। सबसे पहले मैं प्राइस को देखता हूँ, तो आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि करंट इनकी ये प्राइस है, और लास्ट 52 वीक्स को अगर कंपेयर करें तो ये उससे 10% ऊपर है या उससे 10% नीचे है, तो आपको थोड़ा सा चीजों का वहां से आइडिया हो जाता है। उसके बाद आप जो है ना वो जाते हैं फाइनेंशियल्स में, ठीक है। अब फाइनेंशियल्स में जो है ना जब आप जाते हो तो आपके पास चीजें आ जाती हैं जैसे कि इनकम स्टेटमेंट है, जिसमें कंपनी क्वार्टरली या ईयरली बताती है कि यार हमने जो है वो कितने पैसे बनाए हैं, कितने खर्चे थे हमारे, क्या प्रॉफिट है ये वो। और उसके बाद आपकी आ जाती है जो है ना स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। अब कैश फ्लो में क्या होता है कि यार कितने पैसे आ रहे हैं, कितने पैसे जा रहे हैं, ठीक है, वो चीजें आ जाती हैं। उसके बाद आपकी आ जाती है बैलेंस शीट।
अब बैलेंस शीट में जो है ना, ये जरा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपकी आ जाती हैं एसेट्स और लायबिलिटीज, ठीक है। अब एसेट्स और लायबिलिटीज का आइडिया जो है वो आपको थोड़ा बहुत होगा, अगर नहीं है तो आप सिंपल सा आइडिया दे सकते हैं कि जैसे कोई भी ऐसा एसेट, कोई भी ऐसी चीज जो टाइम के साथ साथ जिसकी वैल्यू बढ़ती है, जैसे मिसाल के तौर पे अक्सर रियल एस्टेट में होता है कि जमीन की वैल्यू बढ़ जाती है, तो वो एक एसेट है। और लाइबिलिटी कोई भी ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है, टाइम के साथ। जैसे आपने गाड़ी ली, आपने ली जो है गाड़ी $10,000 की, और 2-3 साल के बाद आपको बेचनी पड़ेगी $7,000 की, क्योंकि जाहिर है उसका इंजन था, मटेरियल था, यूज हो गया, उसने अपनी वैल्यू ड्रॉप की, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपका डिफरेंस है एसेट्स का और लाइबिलिटीज का। ये तो आम जिंदगी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ कोर्स इस पे जो है ना वो प्रॉपर वीडियोस बन सकती हैं, लेकिन ये है कि कंपनीज के लिए ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपने देखना है कि कंपनीज एसेट्स क्या बिल्ड कर रही हैं और कंपनीज की लाइबिलिटीज क्या है। अब लाइबिलिटीज में ये भी चीजें आ जाती हैं कि मिसाल के तौर पे उन्होंने कोई लोन लिया हुआ है या इस तरह का कोई डेट वगैरह जो है, वो सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपको नजर आ रहा है कि यार ये इन्होंने वापस देना है मिसाल के तौर पे। या फिर आप कहते हो कि नहीं यार, ये तो अपने कैंपसेस बनाई जा रहे हैं और ये ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी खरीदी जा रहे हैं, वो उनके एसेट्स उस तरह से बिल्ड हो रहे हैं जिसे कंपनी किसी भी टाइम पे पैसों में कन्वर्ट कर सकती है। लेकिन जो लाइबिलिटी है उनकी, अगर वो गाड़ियां लाई जा रहे हैं या बैंक से लोन लाई जा रहे हैं, डेट लाई जा रहे हैं, तो वो उन्होंने वापस करना है। और आपका लोन जो डेट है वो लाइबिलिटी क्यों है कि उस पर आपने इंटरेस्ट पे करना होता है। तो जितना आप ज्यादा रखेंगे उसे उतना ज्यादा उस पर इंटरेस्ट आएगा आपका। तो आपकी जैसे गाड़ी अपनी वैल्यू लूज करती है, तो इसमें क्या है कि इंटरेस्ट की वजह से जो है वो आपको ज्यादा पैसे वापस देने पड़ रहे हैं, तो इस वजह से ये उसमें कवर हो जाती है। अब इसमें जो है वो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सिंपली यही है कि आप बैलेंस शीट को थोड़ा सा देखें, और उसमें सिंपल सी चीजें होती हैं कि आपके एसेट्स क्या हैं, आपकी लाइबिलिटीज क्या हैं। इनकम स्टेटमेंट में आप देखते हो मिसाल के तौर पे कि कंपनी का जो है वो रेवेन्यू कितना है, ग्रोस प्रॉफिट उनका क्या है, उसके बाद उनके एक्सपेंसेस आ जाते हैं, ठीक है, जो उनकी ऑपरेटिंग इनकम, ये वो सारा कुछ है। उसके बाद आपका आ जाता है कि जो उनका आप कह लें कि नेट इनकम है। अब उसमें जो है वो बिफोर टैक्स भी है, आफ्टर टैक्स भी है, डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी। वो सारी डिटेल्स वगैरह जो है, कुछ कंपनी ज्यादा डिटेल में चीजें बताती हैं, कुछ बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं भी बताती। लेकिन अगर आपको बेसिक आइडिया है, आपके हार्डली 10 सेकंड लगते हैं गो थ्रू करने में कि अच्छा यार बिफोर टैक्स ये है और ऑपरेटिंग इनकी इतनी है। मतलब कुछ बिजनेस मॉडल्स हैं कि जो $100 कमा रहे हैं और उसके पीछे उनके अपने सिर्फ 20 लाख रहे हैं, सही है, प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा है। कुछ ऐसे हैं कि जो 100 के पीछे जो है ना वो 80 अपने लगा रहे हैं, सिर्फ $20 कमा रहे हैं, लेकिन वो बेचते बहुत ज्यादा है उस प्रोडक्ट या सर्विस को, ठीक है। तो उसकी वजह से उनके जो है ना वो ज्यादा बन जाते हैं। अब ये ऐसी है कि जैसे एक महंगा कपड़ों का ब्रांड है, एक सस्ता है। जो महंगा ब्रांड है वो एक शर्ट से ही उतना पैसा निकाल लेगा जितना एक सस्ता कपड़ों का ब्रांड जो है 10 शर्टों से निकाल रहा है, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि यार इनका बिजनेस है किस तरह का है। अगर वो ऑपोजिट हो रहा है काम, कि मिसाल के तौर पे वो ब्रांड महंगे वाला है जिसने असूलन एक जो है ना वो ड्रेस से ज्यादा पैसे निकालने थे, लेकिन वो नहीं निकाल पा रहा, तो इसका मतलब है कि वहां पे कोई मसला चल रहा है, ठीक है। तो आपको उनका बिजनेस मॉडल जरा बेहतर से अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, और फिर आपने फैसला लेना है क्या है, यहाँ पे इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। क्योंकि अदरवाइज हो सकता है कि वहां पे जो लोग उस कंपनी को रन कर रहे हैं उनसे नहीं पूरी तरह उन्हें चीजें समझ आ रही और एवेंचुअली वो कोलैप्स कर जाएंगे, मिसाल के तौर पे। उसके बाद हम देखते हैं कि मिसाल के तौर पे जो है ना आपकी कुछ रेशियोज वगैरह होती हैं। जैसे अभी अगर मैं जो है ना वो रेशियोज को देखूं, तो काफी रेशियोज मुझे सामने शो हो रही हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो पीई रेशियो है, ठीक है, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। अब ये रेशियो क्या है कि प्राइस आपकी है कि जी आपका जो है ना वो एक शेयर की जो प्राइस है मार्केट में, ठीक है, और अर्निंग्स जो है वो ये है कि आपकी जो है ना वो अर्निंग्स पर शेयर है, सही है। तो मिसाल के तौर पे शेयर की प्राइस है जी $10, और अर्निंग्स जो है एक शेयर के पीछे उस कंपनी की जो है वो है $5, सही है। तो ये 10/5, तो सीधा सीधा 2 हो गया, ठीक है। अब इसमें आपने देखना ये है कि जितना ऊपर जो प्राइस है वो ज्यादा होती जाएगी, ठीक है, उतना ज्यादा रेशियो की वैल्यू बढ़ती जाएगी, सही है। और होगा क्या कि आपकी रेशियो जो है वो 2 की बजाय 15, 20, 25, 200, 2000 पे चली जाएगी, सही है। अब इसमें आपने देखना होता है कि दो तरह के स्टॉक्स हैं, एक आपके वैल्यू स्टॉक्स हैं, एक आपके ग्रोथ स्टॉक्स हैं। तो अगर आप वैल्यू स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं कि जो वेल एस्टेब्लिश कंपनीज हैं, जिनकी अच्छी वैल्यू है, जो उन्होंने बड़े सालों से ऐड की है और आगे भी करेंगे वो लोगों की जिंदगी में या वैसे इंडस्ट्री में, तो उसमें फिर आपने देखना होता है कि आपकी पीई रेशियो जितनी कम होगी उतना अच्छा है। हम मिसाल के तौर पर काफी अक्सर ईटीएफ्स वगैरह जैसे S&P 500 है, इसको भी हम डिफरेंट वीडियोस में देखेंगे कि S&P 500 क्या है या ईटीएफ्स क्या होते हैं, ठीक है। अभी सिर्फ एग्जांपल के लिए मैं यूज कर रहा हूँ कि इनकी जो है ना टिपिकली वो पीई रही है 15-20 इस तरह से करके।
या जैसे कुछ और कंपनीज हैं जो बहुत अच्छे लेवल पे हैं, मिसाल के तौर पे उनकी होती है 25, 30, 40, 50। अगर जो है वो पीई रेशियो जो है 3000 है, तो इसका मतलब है कि वो वैल्यू स्टॉक नहीं है, ठीक है। अब जो वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं वो अक्सर क्या करते हैं कि उसमें इन्वेस्ट नहीं करते कि नहीं यार ये बहुत ओवर वैल्यूड है। लेकिन जो ग्रोथ इन्वेस्टर्स हैं, जो समझते हैं कि यार ये नई कंपनी है लेकिन मुझे नजर आ रहा है ये ग्रो कर सकते हैं, इस वजह से इनकी हाइप है मार्केट में, इस वजह से इनकी प्राइस ज्यादा है, अर्निंग्स कम है अभी के लिए, आगे जाके अर्निंग्स भी ज्यादा हो जाएंगी, तो वो लोग फिर एक्सेप्ट कर लेते हैं हाई पीई रेशियो को भी। तो ये आपने देखना है कि आप किस तरह के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसे हम कवर करेंगे पोर्टफोलियो की एक वीडियो में, जिसमें हम बताएंगे पोर्टफोलियो कैसे डेवलप की जा सकती है, क्या डिफरेंट टाइप्स होती हैं आपकी, ठीक है। ये जो सारे ईटीएफ्स ये वो होते हैं, इंडिविजुअल स्टॉक्स होते हैं, या क्रिप्टो में भी इवन सारा जो इस तरह से चीजें चीजें हैं, उसमें हम कवर करेंगे। लेकिन जो आपकी मेन इंपॉर्टेंट रेशियो है वो आपकी पीई रेशियो है। उसके बाद आपकी और बहुत सारी रेशियोज आ जाती हैं, आपकी डेट एक्विटी और ये वो सारी चीजें। ऑफ कोर्स आप जितना ज्यादा गुड डालेंगे उतना मीठा होगा, ठीक है। आप उतनी ज्यादा डिटेल में जा सकते हैं, लेकिन आमतौर पर जो है एनालिसिस में आपने जो चीजें यूज करनी है वो ये है कि आपने देखना है कंपनी इटसेल्फ क्या है, कब से है, क्या करती है, क्या प्रोमिसेस है। और वो प्रोमिसेस और सारी चीजें आपने देखना है कि आया उनके फाइनेंशियल्स बैक भी कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। कि मिसाल के तौर पर पिछले सालों से जो है वो इनकी बैलेंस शीट कैसी है, एसेट्स कितने इन्होंने बिल्ड किए हैं, अपने डेट वगैरह कितने कम किए हैं इन्होंने, ठीक है। और आपने इस तरह की सारी चीजें देखनी है, उनकी पीई रेशियो वगैरह देखनी है। तो ये सिंपल बेसिक सी चीजें हैं जो आप एक कंपनी के लिए पहली दफा आपको हो सकता है आधा घंटा लग जाए, उसके बाद आपको जो है वो आमतौर पर 5, 7, 10 मिनट लगते हैं। ऑफ कोर्स आप डिटेल में जाना चाहेंगे तो आप जा सकते हैं, लेकिन यह है कि एटलीस्ट इन चीजों को देखें, जो है ना एटलीस्ट जो है ना अपनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, ताकि आपको पता हो कि अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या मीडियम टर्म में जो भी है, तो आप किस तरह की जो है ना उनके फाइनेंशियल्स और रेशियोज वगैरह जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। सही, सही। जी, तो आपने रिजवान मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया है, और बहुत मुझे भी बहुत मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर नहीं थी। तो आई गेस जो हमारे सुनने वाले हैं और देखने वाले हैं उनको आई गेस बहुत ज़्यादा नॉलेज हासिल होगी इस चीज़ से। हाँ, मेरा मैं ये कहने लगा था कि काफी ज्यादा जो है ना वो बातें हो गई हैं स्टॉक्स के फंडामेंटल्स पे, तो थोड़ा सा क्रिप्टो की तरफ जाते हैं। सिर्फ आखिरी एक पॉइंट मैं मेंशन कर दूं, कुछ टर्म्स तो हमने कवर कर दी हैं अभी, ठीक है, और कुछ टर्म्स वगैरह होती हैं आपकी जिस पे फर्दर देखा जा सकता है कि वो किस लेवल की हैं। अगर उसमें ऑडियंस को जरूरत है तो उस पर एक पूरी वीडियो बनाई जा सकती है जिसमें हम टर्म्स को एक्सप्लेन करें। कुछ जो बिल्कुल सिंपल सिंपल सी हैं वो आपने क्रिप्टो में भी नोट किया होगा कि उन्हें समझने की जरूरत है। वो आपकी इस तरह की होती हैं कि मिसाल के तौर पे जो है वो बुल मार्केट क्या है, बेयर मार्केट क्या है आपकी, या जो है मार्केट ऑर्डर क्या होते हैं, लिमिट ऑर्डर क्या होते हैं, स्टॉप ऑर्डर्स क्या होते हैं। तो इसमें अगर थोड़ा सा जो है ना इसे कवर कर दें, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी तो बाद में भी हो सकती हैं। तो मुझे शुरू में कंफ्यूजन हो जाती थी कि बुल और बेयर में क्या फर्क है। मतलब मुझे पता था कि एक का मतलब है कि मार्केट ऊपर को जा रही है, दूसरे का मतलब है कि जी चीजें नीचे को जा रही हैं, लेकिन बुल कौन सी थी, बेयर कौन सी थी। तो फिर मैंने जो है ना वो देखा, ये जो आपकी ये बुल रेसिंग या बुल फाइटिंग और ये वो होती है ना, आपने देखा होगा कि बुल यूं करके ऊपर को उठाता है चीजों को, ठीक है, लोगों को, गाड़ियों को, सारी चीजों को। तो वहां से मैंने याद रखा कि बुल बुल जो है ना वो है कि वो ऊपर को जाएगी, ठीक है, शेयर्स वगैरह। और बेयर मार्केट क्या है कि बेयर आपको पता है ज्यादा तेजी से नहीं चल सकता, भाग सकता, ये वो सारा कुछ, तो वो जो है नीचे को आएगी। और उसके बाद उसके बाद ये है कि मेरा ख्याल है कि ये आप दूसरे को जो है वो आप भी कवर कर सकते हैं, मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, स्टॉप ऑर्डर वगैरह। तो मेरा ख्याल है कि आपसे शुरू करते हैं क्रिप्टो से, कि वहां पे जो है फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह किस तरह का है, और ये जो ऑर्डर्स वगैरह हैं मिसाल के तौर पे, इसे फिर हम एंड पे देख सकते हैं, आप कवर कर देंगे, मैं कवर कर दूं कि इनमें क्या फर्क होता है, क्योंकि जो ही आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करने लगेंगे तो आपको इनके साथ डील करना पड़ेगा। हाँ जी। तो फंडामेंटल एनालिसिस जो क्रिप्टो की होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है फंडामेंटल एनालिसिस जो स्टॉक्स की होती है। तो इसके अंदर जो पहला पॉइंट मैं स्टार्ट करना चाहूँगा वो स्टार्ट करना चाहूँगा वाइट पेपर से। जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज होती हैं उनके जो भी फाउंडर्स होते हैं और वो एक वाइट पेपर लिखते हैं जिसके अंदर वो अपनी विजन बताते हैं कि उनका ये जो टोकन है बेसिकली ये करता क्या है, इस कॉइन से वो हासिल क्या करना चाह रहे हैं, इस कॉइन की यूटिलिटीज क्या है और इस कॉइन की टोकनॉमिक्स क्या है। यानी कितनी सप्लाई होगी, क्या ये इन्फ्लेशनरी एसेट है या डिफ्लेशनरी एसेट है, और वो उनका रोड मैप क्या है, वो किन किन लोगों के साथ पार्टनरशिप्स करना चाह रहे हैं, उनका अगले 1 साल का, 2 साल का और 5 साल का विजन क्या है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इसीलिए वाइट पेपर
जो है वो एक पढ़ना इम्पोर्टेंट है। उससे हमें एक पूरी उनकी विजन के बारे में पता चल सकता है। ऐसे ही। और दूसरी चीज़ जो है, जो इम्पोर्टेंट है, वो है टीम। क्योंकि हुँ, हमने ऐसा देखा है बहुत दफ़ा क्रिप्टो स्पेस के अंदर कि व्हाइट पेपर में आप ऐसी बहुत सारी बातें लिख देते हो कि वो टीम उतनी कॉम्पिटेंट नहीं होती कि वो उनको एग्ज़ीक्यूट कर पाए। और हमें टीम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन लोग हैं इसके पीछे, इसके फाउंडर्स कौन हैं, इसकी टीम में ऐसे कौन से डेवलपर्स हैं, जो उस चीज़ को एग्ज़ीक्यूट कर पाएँगे, जो इन्होंने प्रॉमिस की है अपने व्हाइट पेपर में। हुँ, और हमने ये भी देखा है कि काफ़ी बार एनोनिमस टीम्स होती हैं, जिनके बारे में हमें पता नहीं होता, बिल्कुल। टीम की हिस्ट्री पता नहीं होती। तो जब हमें टीम की हिस्ट्री नहीं पता, तो हमें ये भी नहीं पता चल पाएगा कि वेदर दे आर कॉम्पिटेंट इनफ और नॉट। तो इसलिए टीम्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ तो और ऐसे कॉइन्स मैंने रिज़वान देखे हैं, सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, जी, जिनका जी। व्हाइट पेपर भी नहीं होता, जिनकी कोई टीम नहीं होती, कोई व्हाइट पेपर नहीं होता। तो बिल्कुल, इस बिल्कुल। वजह से इस चीज़ को ज़रा थोड़ा-सा देखें, उनकी वेबसाइट वगैरह विज़िट करें और मेक श्योर करें कि ये चीज़ें हैं उस कॉइन की। हुँ, बिल्कुल आपने सही बोला। वो आम तौर पे एक प्रेज़ेंटेशंस ही बना देते हैं हुँ, हुँ, और बहुत ही एक सीधा-सीधा से अल्फ़ाज़ में बयान कर देते हैं कि वो क्या करना चाह रहे हैं। और तो ये एक थोड़े ख़तरे की बात हो सकती है हुँ, अगर हुँ, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं। क्योंकि सपोज़ कीजिए आपने इन्वेस्ट करके आप सोच रहे हैं कि इस कॉइन की वैल्यू बढ़ेगी, पता चला है कि टीम ने अपने कॉइन्स डंप करके वो चिल कर रही है और आप वेट कर रहे हैं कि शायद कभी फ्यूचर में इसकी वैल्यू हुँ, बढ़ेगी। स्पेशली उसके पीछे कोई काम ही नहीं हो रहा है, उसकी गिटहब रेपोज़ अपडेट ही नहीं हो रही हैं, हुँ, हुँ, उनका कोड ही अपडेट नहीं हो रहा है, तो ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। और टीम पे ज़रा-सा और एक्सप्लेन करूँगा कि ये जो कॉइन्स होते हैं, ये मोस्ट ऑफ द कॉइन्स आर प्रोजेक्ट्स। और ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ना, ये आप इनको ऐसा समझिए कि ये स्टार्टअप्स हैं। हुँ, हुँ, और स्टार्टअप वर्ल्ड के अंदर जनरली इन्वेस्टमेंट रिस्की ही होती है। बिल्कुल। स्टार्टअप्स का हमें पता है कि कितना सक्सेस रेशियो है, कितना फेलियर रेशियो है। तो इसलिए और स्टार्टअप्स के अंदर टीम्स बनती हैं, टीम्स बिगड़ती हैं। जैसा हमने देखा कुछ एक टॉप 2 सेकंड पे जो क्रिप्टो करेंसी है, उसके फाउंडर्स स्प्लिट हुए और उन्होंने मज़ीद अपने प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए। तो इस तरह भी होता है। तो इसलिए आप इसको एक स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोचेंगे तो भी आपको एक ज़्यादा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलेगा इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। फिर जैसा अब कुछ टर्म्स ऐसी हैं क्रिप्टो के अंदर जो वाक़ई इम्पोर्टेंट हैं और उसमें से जो एक टर्म है वो है मार्केट कैप। हुँ, हुँ, मार्केट कैप का अगर हम इसको आसान अल्फ़ाज़ में समझें तो इसका मतलब ये होता है कि कितना पैसा लोगों ने उस कॉइन में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं मार्केट कैप। और अगर हम पूरा ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये होगा कि पूरी क्रिप्टो स्पेस के अंदर लोगों ने कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। बिल्कुल। और ये क्रिप्टो स्पेस में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, उसपे मैं एक चीज़ ऐड करूँगा कि पिछले 10-11 सालों में क्रिप्टो करेंसी का मार्केट कैप $1 ट्रिलियन तक पहुँचा। यानी 10 साल लगे उसको $1 ट्रिलियन पे पहुँचने में। और पिछले 3 महीनों में ही वो 1 ट्रिलियन से 2 ट्रिलियन डॉलर क्रॉस कर गया। तो आप देखें कितनी ज़्यादा रिटेल इंटरेस्ट आ रहा है, कितना ज़्यादा लोग इसको जानने की कोशिश कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं और इसको अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वजह से क्या नाम है मार्केट कैप का जो पैरामीटर है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। और एक जनरली सी बात है कि जिस करेंसी का मार्केट कैप ज़्यादा होगा, इसका मतलब है कि लोग जनरली उसको ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। हुँ, हुँ, और वो टॉप की अगर ट्रेंड्स में आ रहा है, ज उ उसका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब है कि इट्स लाइक मोर रिलायबल एज़ कंपेयर्ड टू स्मॉल कैप क्रिप्टो करेंसीज़। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर जो सेकंड पैरामीटर है, वो है टोटल सप्लाई ऑफ कॉइन। हुँ, हुँ, ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए समझना कि हम जिस प्रोजेक्ट में, जिस कॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसकी टोटल सप्लाई कितनी है। क्योंकि बाज़ औक़ात लोग गलतफ़हमी में इन्वेस्ट कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक कॉइन है जिसकी टोटल सप्लाई है $1 ट्रिलियन और उसका मार्केट कैप भी $1 मिलियन के आस-पास है। हुँ, हुँ, तो लोग और उसकी जो करंट वैल्यू है वो सपोज़ कीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल $0.00010 है। तो लोगों को इंस्टेंट देख के लगता है कि क्या ये अगर मैं इसको खरीदूँ, तो क्या ये बिटकॉइन की प्राइस पे कभी जा सकता है? हुँ, तो इस वजह से हमें ये पैरामीटर जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कभी-कभार जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं, हमारी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हो जाती हैं। बिल्कुल। और बेसिकली
हो सकता है मैथ्स, अगर हम मैथ्स को फॉलो करें तो इवेंचुअली हो सकता है कि किसी दिन वो बिटकॉइन की प्राइस को रीच करे, बट बेसिकली इट्स वेरी अनरियलिस्टिक। उसके अंदर हो सकता है 100 200 300 साल लग जाए उसको रीच करते करते। तो इस वजह से हमें ये टोटल सप्लाई का जो पैरामीटर है वो जरूर जहन में रखना है, टोटल सप्लाई और मार्केट कैप। इससे हम ज्यादा अच्छे से अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा कॉइन किस प्राइस को रीच कर सकता है रियलिस्टिकली। इसमें एक सिंपल सी एग्जांपल ये भी है रिजवान के, मिसाल के तौर पे सिंपल वर्ड्स में, कि अक्सर हम्म। लोग जो है ना वो पंप करते हैं टिकटॉक पे आगे पीछे कि ये कॉइन ले लो 0.000 समथिंग का है, और अभी तुम लोगे $100 के तो तुम्हें ये मिल जाएंगे 100,000, और उसके बाद जब ये $1 का हो गया तो तुम्हारे 100 कितने हो गए 100,000। तो एग्जैक्टली यही दो चीजें जो है मार्केट कैप की और टोटल सप्लाई की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। कि मिसाल के तौर पे अगर वो कल को $1 का होता है और उसके टोटल कॉइन्स जो हैं वो 1 ट्रिलियन है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसका जो है ओवरऑल मिसाल के तौर पे 1 ट्रिलियन उसकी जो है वो मार्केट, आप कह लें कि जो है ना वो मार्केट कैप उसका हो गया, यानी कि वहां पे उसकी वैल्यू आवाम समझती है कि इतनी है। तो 1 ट्रिलियन का मतलब है दुनिया की बड़ी तरीन कंपनीज हैं दो तीन, वो 1 ट्रिलियन के आसपास हैं, ठीक है, कुछ चलो आहिस्ता आहिस्ता उससे ऊपर भी जा रही हैं। तो ये वही बात है कि रियलिस्टिकली उसे अंडरस्टैंड करने के लिए बड़ी एक सिंपल सा मैथ है कि यार इसकी, लोग कह रहे हैं ये $1 का हो जाएगा, तो मैं देखूं तो सही इसका टोटल कैप क्या है। अब अगर एक कॉइन का टोटल कैप जो है वो 500 ट्रिलियन है, तो यार वो तो पूरी दुनिया भी पैसा इन्वेस्ट कर दे उसमें, तो 500 ट्रिलियन वो $1 पे तो कभी नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से ये इस पंप एंड डंप से बचने के लिए बहुत जरूरी है आपको इस पॉइंट का जो है ना समझना। बहुत शुक्रिया इसे एक्सप्लेन करने के लिए रिजवान। और बिल्कुल आखिरी पॉइंट मैं कहना चाहूंगा वॉल्यूम का। हम्म। देखिए वॉल्यूम का मतलब ये है 24 आवर्स वॉल्यूम, कि वो क्वाइन कितना ज्यादा ट्रेड हो रहा है। और कभी कभार कुछ एक्सचेंजेस पे ऐसे क्वाइंस होते हैं जिनका वॉल्यूम एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, हम्म। और आप कोई चीज बेचने की कोशिश कर रहे हो लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं है। और यहाँ पे कभी मुश्किल हो जाती है कि आपने फॉर एग्जांपल आपने कोई एक महंगी प्राइस पे कोई कॉइन लिया, और अब आप उसको सेल करना चाह रहे हो, लेकिन आपके पास अगर वॉल्यूम एग्जिस्ट नहीं करता उस एक्सचेंज पे तो आप उसको सेल नहीं कर पाओगे। हम्म। तो ये 24 आवर्स वॉल्यूम जो है ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। लेकिन अगर हम लार्ज कैप क्रिप्टो करेंसीज की बात करें तो मोस्टली लार्ज कैप या टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज के जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो जनरली दे आर फाइन, लाइक हम्म। यू आर ऑन अ सेफ साइड इफ यू आर डीलिंग विद दोस क्रिप्टो करेंसीज। लेकिन जैसे ही हम लो कैप क्रिप्टो करेंसीज की तरफ जाते हैं उनका वॉल्यूम भी कम होता है, और फिर जब आप ट्रेड कर रहे होते हो तो बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी आ रही होती है। सही है। बहुत ही एकदम प्राइस शूट करती है, बहुत ही एकदम प्राइस डंप करती है, आपको समझ में नहीं आ रहा होता कि ये हो क्या रहा है। तो इसलिए आई गेस ये वॉल्यूम का पैरामीटर भी इम्पोर्टेंट है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अगेन फंडामेंटल एनालिसिस, जो हमने 3 4 चीजें डिस्कस की हैं। ठीक है, ठीक है। तो इसमें ये है कि ये बड़ा अच्छा पॉइंट एंड पे जो है ना हमारी अगली थोड़ी सी छोटी सी डिस्कशन के साथ मेरे ख्याल है मैच करता है, उसके बाद फिर वाइंड अप करते हैं। तो ये जो आपने कहा वॉलेटिलिटी आ रही होती है, इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए मिसाल के तौर पे मार्केट ऑर्डर को, लिमिट ऑर्डर को और स्टॉप ऑर्डर वगैरह को समझने के लिए। इससे पहले कि हम उस डिस्कशन में जाएं, इसमें रिजवान ये है कि जैसे मैं कह रहा था स्टॉक्स के लिए फॉर एग्जांपल, इसी तरह हम्म। क्रिप्टो के लिए मिसाल के तौर पे जो है ये वाली जो इन्फॉर्मेशन वगैरह, एक तो है कि हमने कह दिया कि आप कहते हो कि जी उन प्रोजेक्ट्स की जो है ना उन कॉइन्स की वेबसाइट्स देखो। दूसरा ये जो इन्फॉर्मेशन है सारी कि इनका जो है ना वो 24 आवर वॉल्यूम क्या है, इनकी सप्लाई और ये वो सारी, ये भी मार्केट में दो तीन जो हैं वो बड़े नाम है आप कह रहे हैं जहाँ से आप ये हम्म। इन्फॉर्मेशन वगैरह ले सकते हैं। उन नामों को आप जरा मेंशन कर दें तो उसके बाद फिर ये है कि नेक्स्ट टॉपिक हम्म। की तरफ जो है ना चलते हैं। हाँ जी बिल्कुल, जैसे क्वाइन मार्केट कैप एक वेबसाइट है जिसके ऊपर आपको हजारों प्रोजेक्ट्स मिलेंगे क्वाइंस के, और उसकी आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। उसका उसकी टोटल सप्लाई, उसका मार्केट कैप, उसका 24 आवर्स वॉल्यूम, और उसका जब से वो क्वाइन लॉन्च हुआ है और अभी तक का उसका पूरा ग्राफ आपके सामने आ प्राइस जाता है। चार्ट मिल जाएगा सारा। बिल्कुल प्राइस चार्ट मिल जाएगा, और वो क्वाइन किन किन मार्केट्स में ट्रेड हो रहा है। बहुत दफा ये सवाल बहुत दफा पूछा जाता है कि किसी बंदे को एक क्वाइन लेना है तो वो किस एक्सचेंज पे जाके लिया जाए। हम्म। तो ये भी एक इंफॉर्मेशन है, ये क्वाइन मार्केट कैप की वेबसाइट से और क्वाइन गेको की वेबसाइट हम्म। से आप हासिल कर सकते हैं। ये दोनों वेबसाइट्स बहुत ही मंजी हुई हैं और बहुत ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन होती है। इससे आपको बहुत ज्यादा सीखने को भी मिलता है। और अगर आप सिर्फ उस क्रिप्टो करेंसी का एक मेन पेज भी पढ़ेंगे
तो वहीं से आपको एक पूरा एक समरी का आइडिया हो जाता है कि हो ये जाता है। कॉइन करना क्या चाह रहा है। तो आई बिल्कुल, गेस दीज टू वेबसाइट्स आर रियली गुड वेबसाइट्स। सही हो गया, सही हो गया। तो अभी बस एंड पे जो है थोड़ी सी वो बात करते हैं, ताकि अगर किसी ने स्टार्ट करना है तो एटलीस्ट जो है इस वीडियो के बाद थोड़ा सा स्टार्ट कर ले, और अगर कुछ बाय करना चाह रहा है तो वो बाय कर ले, अगली वीडियो तक का इंतजार ना करे। और जाहिर है जब आप बाय करने लगोगे तो आपके सामने आएगा कि मार्केट ऑर्डर क्या है, लिमिट ऑर्डर क्या है, स्टॉप ऑर्डर क्या है। अगली कुछ वीडियोस में हम जो है वो ज्यादा डिटेल में जाके प्रॉपर जो है या कुछ ऐप्स को यूज करके तो शो भी करेंगे कि यार किस तरह से जो है ना वो एग्जीक्यूशन होती है, किस तरह से पैसे डिपॉजिट करवाने हैं, विथड्रॉ करवाने हैं और ट्रेडिंग करनी है। तो अभी अगर आप ब्रीफली जो है ना इनका डिफरेंस जो है वो क्लियर करते हैं तीनों ऑर्डर्स का, फिर मैं भी जो है वो स्टॉक्स के वाले से भी थोड़ा सा जो है ना इस पे वो कवर कर देता हूँ। तो ये है कि चलें फिर से वाइंड अप कर देते हैं। हाँ जी, मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर आमतौर पे लाइक इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं। और फॉर एग्जांपल मार्केट ऑर्डर का मतलब ये होता है कि आप अगर एक कॉइन लेना चाह रहे हैं और उस एक आप अगर मार्केट ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे तो जो भी करंट प्राइस होगी ना उस कॉइन की, उस पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो भी करंट प्राइस चल रही होगी। लेकिन हमने ये देखा है कि खास तौर पे अगर मैं क्रिप्टो के हिसाब से बात करूं तो क्रिप्टो स्पेस के अंदर वॉलेटिलिटी बहुत है। बिल्कुल। कभी कभार हम फॉर एग्जांपल एक इन्वेस्टर की हैसियत से अगर मैं इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ एक क्वाइन में और वो क्वाइन 50% ऑलरेडी इंक्रीज कर चुका है, तो मैं थोड़ा हिचकिचाऊंगा उसमें आने के लिए। मैं चाहूंगा कि अभी इन्वेस्ट ना करूं, थोड़ा सा रुक जाऊं। और यहाँ पे एक डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का कॉन्सेप्ट आता है, वो हम्म, हम शायद मजीद अगली वीडियोस में मजीद डिटेल से डिस्कस करेंगे कि इवन इफ यू आर इन्वेस्टर एंड यू वांट टू इन्वेस्ट, you should not invest all of your money at once. यू शुड डू डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, और उसको हम मजीद डिस्कस करेंगे किस तरह से करनी चाहिए वो। बट कमिंग बैक टू द मार्केट ऑर्डर, कि मार्केट ऑर्डर अगर मैं 50% इंक्रीज पे एग्जीक्यूट कर दूंगा तो मैं एक हाई प्राइस पे अपना कॉइन ले रहा हूँ, तो वो मेरे लिए बेहतर नहीं होगा। तो मेरे लिए ज्यादा बेहतर यह है कि मैं कोशिश करूँ कि कुछ दिन वेट करूँ ताकि उसकी प्राइस थोड़ी थमे, उसमें थोड़ी करेक्शन आए, और फिर मैं उसको खरीदूं। और एक दूसरा तरीका यह है लिमिट ऑर्डर का। लिमिट ऑर्डर में क्या होता है कि मैं खुद से एक प्राइस बता देता हूँ जिस पे मैं ये क्वाइन लेना चाह रहा होता हूँ, हम्म, और जब भी वो प्राइस मीट करेगी मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आमतौर पे रिकमेंड यही किया जाता है कि आप लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट करें, क्योंकि मार्केट वॉलेटिलिटी है, और किस मार्केट प्राइस पे आप खरीद रहे हो क्वाइन कभी कभार आपके कंट्रोल में नहीं होता। बट व्हेन यू आर यूजिंग अ लिमिट ऑर्डर, you can really control the price at which you want to buy that particular coin. बिल्कुल And बिल्कुल। same goes for sell. Like if you want to sell at a particular price, then you can really like put a limit sell order कि यार जब ये रीच करे तो आप ऑटोमेटिकली सेल कर दो। सही सही सही। और इसमें जैसे कि रिजवान आपने कहा कि और वीडियो में प्रॉपर जो है दोबारा से इन्हीं ऑर्डर्स को लेके भी प्रॉपर जो है एक वीडियो में बात की जा सकती है, क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें क्रिटिकल होती हैं। अभी सिर्फ हम बेसिक्स को कवर कर रहे हैं। इसमें ये है कि अगर हम सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ठीक है, स्टॉक्स, क्रिप्टो और ये वो, उसमें ये है कि एक तो मार्केट ऑर्डर है आपका, जो कि जैसे रिजवान ने कहा कि मार्केट पे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। एक आपका लिमिट ऑर्डर है, आपने कहा कि यार जब ये इस रेंज में आए ना, यहाँ पे टच करे तो ये सेल कर दो। फिर एक आपका स्टॉप ऑर्डर आता है, ठीक है, जो आप कहते हो कि यार मिसाल के तौर पे मेरा स्टॉप लॉस है कि यार ये नीचे जा रहा है, मेरा लॉस हो रहा है, और मेरे लॉस को स्टॉप कर दो, जो भी है जैसे भी है बेच दो, ठीक है, इस प्राइस पे। अब मिसाल के तौर पे आपने $100, आपने एक चीज ली $50 की, वो $100 पे चलेगी। अब आपने उसे बेचना है तो आप उसे कहोगे कि ठीक है यार, मुझे लगता है कि थोड़ा और ऊपर जा सकती है, मैं अभी ना ही बेचूं, लेकिन फिर भी मैं ना कुछ ऑर्डर्स लगा देता हूँ। अगर नीचे आ गई इन केस, मैं अब ज़ाहिर है 24/7 तो अपना फोन लेके नहीं बैठ सकता। तो उसमें क्या होगा कि अगर आपने जो है वो लिमिट ऑर्डर या स्टॉप ऑर्डर लगाया हुआ है, तो आप कह सकते हो कि मेरा लिमिट ऑर्डर है मिसाल के तौर पे 90 पे, या मेरा स्टॉप ऑर्डर है 85 पे, ठीक है। अब उसमें होता क्या है कि जो थोड़ा-सा मैं हाइलाइट कर दूँ क्रिटिकल पॉइंट इनका, जो थोड़ा-सा नुकसान हो सकता है, ठीक है, बाकी फर्दर ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा है वीडियोज़ में डिस्कस कर सकते हैं। लिमिट ऑर्डर में अक्सर ये खतरा होता है कि वो एग्ज़ीक्यूट नहीं होगा, या वो पार्शियली एग्ज़ीक्यूट होगा, ठीक है। आपने कहा मुझे 90 पे सेल करना है, अगर 90 पे कोई बायर नहीं मिला ना मार्केट में, और वो फर्दर गिर के 88 पे चला गया है, तो वो आपका एग्ज़ीक्यूट ही नहीं हुआ, या थोड़ा-सा एग्ज़ीक्यूट हो गया, 5 शेयर आपके बिक गए, बाकी के नहीं बिके, ठीक है। और जो आपका स्टॉप ऑर्डर होता है, उसका खतरा क्या होता है अक्सर, कि आपने कहा कि 85 पे मेरा स्टॉप ऑर्डर है, ठीक है, और 85 से जो ही वो गिरना था, एग्जीक्यूट वो 100% हो जाएगा। यानी लिमिट में एग्जीक्यूशन का थोड़ा-सा इश्यू होता है कि वो ना हो पाए। स्टॉप ऑर्डर में एग्जीक्यूशन तो हर हाल में हो जाएगी, लेकिन नुकसान क्या होगा
कि अगर वो प्राइस वॉलेटिलिटी की वजह से इतनी गिरी है कि वो डायरेक्टली 87 से जो है वो 70 पे गिर गई है, तो वो आपका 70 पे एग्जीक्यूट होगा, ना कि 85 पे, क्योंकि 85 पे तो ठहरी ही नहीं ना प्राइस, ठीक है। तो उसकी वजह से आपको ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि मार्केट का मतलब है जो सामने नजर आ रहा है, मार्केट में जो वैल्यू है उस पे लिमिट के अपने फायदे हैं, नो डाउट अपने नुकसान भी हैं। इसी तरह स्टॉप ऑर्डर के अपने फायदे हैं, अपने नुकसान है। आपने क्या करना है कि थोड़ा यूज टू होना है इन चीजों के, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने समझना है कि यार मैं किस तरह का इन्वेस्टर हूँ और मेरे लिए कौन से ऑर्डर्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन शुरू के लिए बिगिनर्स के लिए यही है कि आप सिंपली मार्केट ऑर्डर के साथ जो है ना वो खेलें, उसी के साथ बाय करें, उसी के साथ सेल करें, और आहिस्ता आहिस्ता जब आपका एक्सपीरियंस हो जाए तो फिर आप जो है वो बाकी ऑर्डर्स की तरफ जो है आए। और अगर आपने बाकी ऑर्डर्स को एक्सपीरियंस करना है तो आप छोटी छोटी वैल्यूज के साथ शुरू में एक्सपीरियंस करें, अपना एक जो है एक्सपीरियंस लें। ये ना हो कि आप अपना $10,000 का जो है वो लिमिट या स्टॉप ऑर्डर में लगा दें और वो जनाब साहब आपका जो है अच्छे खासे लॉस पे जो है ना वो एग्जीक्यूट हो जाए। तो शुरू में थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करें, उससे सीखें, और उसके बाद फिर बड़े लेवल पे जो है वो एग्जीक्यूशन वगैरह करें अपने। जी, जी, बिल्कुल सही कहा तो आपने। रिजवान, मेरा ख्याल है कि इसमें हमने जो है ना वो जो हम बात कर रहे थे थोड़ी बेसिक टर्म्स और थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस और इनिशियल बाइंग के हवाले से हमने थोड़ी सी चीजों को कवर किया है। मेरा ख्याल है कि इसे जो है ना वो रैप अप करते हैं अभी। और बाकी क्योंकि मेनली हम चाह रहे हैं कि जो है ना वो फर्दर जो वीडियोस वगैरह हैं उनमें एक टॉपिक पे एक ही वीडियो शॉर्ट सी वो लर्निंग नगेट के तौर पे यूज हो, और ऑडियंस को जो है वो छोटी छोटी वीडियोस में ज्यादा सीखने को मिल जाए। पहली 2-3 वीडियोस वगैरह अक्सर इसलिए थोड़ी सी लेंथी हो जाती हैं कि आप बेसिक्स को कवर कर रहे होते हो, ठीक है, और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें इधर-उधर से दाएँ-बाएँ से आ रही होती हैं। तो हुँ, लेकिन बाद में जब आप कहते हो कि यार इस वीडियो में स्पेसिफिकली सिर्फ़ इस बात को कवर करना है, तो वो ज़्यादा आप जो है ना वो कम टाइम में उस चीज़ को एक्सप्लेन कर देते हो। तो आइंदा वीडियोज़ में इंशाल्लाह जो है वो इसी तरह से हम लेके चलेंगे। उम्मीद है कि अभी आपको जो है ना वो बेसिक्स का आइडिया हुआ होगा। अपना होमवर्क करें और उसके मुताबिक जो है अकॉर्डिंगली अपनी रिसर्च करने के बाद जो है वो इन्वेस्टमेंट करें। जैसे रिज़वान कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट अच्छी वो है कि जो आपके पैसे बनाएँ, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो पैसा है, वो और ज़्यादा पैसा आपके लिए जो है वो बनाए, ठीक है?